student, welcome back to the another session of the lesson of plus 2 class geography मानव भूगोल। मानव भूगोल का अब हम ये दूसरा सेशन करने जा रहे हैं जिससे हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। पिछले जो सेशन था, वीडियो था, उसमें हमने क्या था कि भूगोल क्या है और भूगोल की जो प्रकृति है उसके बारे में हमने किया था, पृथ्वी के जो आयाम है उसके बारे में हमने किया था, मानव भूगोल है क्या उसके बारे में हमने पढ़ा था और उसकी प्रकृति, उसके क्षेत्र, उसके उपागम की जिन कौन कौन से उपागम उसमें आते हैं। आज हम करेंगे कौन कौन सी भौगोलिक विचारधाराएं हैं किससे रिलेटेड, मानव भूगोल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें नियतिवाद। नियतिवाद जिसे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं या प्रकृतिवाद भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या था कि अगर हम अपने मतलब प्राचीन समय के इतिहास की बात करें, प्राचीन मानव की बात करें, ठीक है, जो जिस टाइम पे आदिम मानव होते थे, तो आदिम मानव क्या करते थे, वो नियति जैसी थी उसको वैसे ही क्या करते थे, ग्रहण कर लेते थे, उसको किसी भी तरह से वो मॉडिफाई नहीं करते थे। मतलब उस टाइम पे जो प्रकृति थी उससे मानव क्या होता था, डरता था, मतलब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता था। हमने क्या था कि किस तरह से जो मानव है, बिजली का कड़कना है या बहुत ज्यादा वर्षा आना, तो इस टाइप की चीजों से वो क्या होता था, भयभीत होता था, घबरा जाता था और ये मानता था कि वो किसका प्रकोप है, ईश्वरीय प्रकोप है। तो ये किस में आ जाता है, हमारा नियतिवाद में या पर्यावरणीय निश्चयवाद में। मतलब मनुष्य जो है जैसा वातावरण होता था उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेता था, उसे अपना लेता था। मतलब उस टाइम पे मानव का विकास नहीं हुआ था, इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था। अगर बारिश आ रही है तो वो बारिश के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता था। अभी क्या है, इस टाइम पे क्या है, अगर बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास छाता है। हमने किसका इन्वेंशन किया है, अम्ब्रेला का इन्वेंशन किया है। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। अगर हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो हमारे पास क्या है, हीटर है। अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो हमारे पास क्या है, एसी, कूलर से। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे आदिम मानव जो है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार जो है अपना जीवन यापन करते थे, उसी के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करते थे, आगे बढ़ाते थे। तो ये जो चीजें हमारी आती है वो किस में आ जाती है, प्रकृतिवाद में। मतलब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, प्रकृति को अपनाना, प्रकृति के नियमों को एज इट इज अपना लेना, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं करना या मॉडिफाई नहीं करना है। जैसे प्रकृति चल रही है उसी हिसाब से अपने आप को उसमें ढालना। तो ये हमारा हो गया प्रकृतिवाद। मतलब नियतिवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद या प्रकृतिवाद। उस टाइम पे मनुष्य को ज्यादा नॉलेज भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, उसको प्रकृति की समझ नहीं थी। इसीलिए मतलब वो वर्षा का आना तो क्या मानता था कि ये इंद्र देवता का क्या है, प्रकोप है। अगर बहुत तेज वर्षा और ये बाढ़ का आना, तो ये सब चीजें उसको लगता था कि ये क्या है, ईश्वरीय प्रकोप है, ईश्वर जो है वो क्या हो चुका है, हमसे नाराज हो चुका है। तो वो उस हिसाब से इन चीजों से डरता था और वो धीरे धीरे इन चीजों की पूजा करने लगा। मतलब हमारी प्रकृति की वो पूजा करते थे। तो ये हमारा होता था आदिम टाइम में। तो ये हमारा कौन से क्षेत्र में आ जाता है, कौन सी भौगोलिक विचारधारा में आ जाता है, नियतिवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद। अभी हम अगर देखें वैसे तो भौगोलिक विचारधाराएं क्या होती है, अभी जैसे कि साइंस में अगर आप पढ़ते हो कि इस साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया है, इस साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया है, तो उसी तरह से हर एक जो सब्जेक्ट है, हर एक जो विषय है उसके अपने क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। हमारे जो भूगोलविद है, मतलब जो भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो वो जो विद्वान है, जिसे हम क्या कहेंगे, जो भूगोल का अध्ययन करने वाले विद्वान है उसे हम क्या कहेंगे, भूगोलविद। उन्होंने हर एक चीज के लिए अपनी अपनी विचारधाराएं, अपनी परिभाषाएं दी, अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, भौगोलिक विचारधारा कहेंगे। तो ये हो गया भौगोलिक विचारधारा और उसका हमने एक टॉपिक कर लिया, नियतिवाद। दूसरा, अगर दूसरी विचारधारा की हम बात करते हैं वो है संभववाद।
तो ये तो हो गया हमारे प्राचीन मनुष्य के बारे में। संभववाद मतलब जो संभवित है। अभी इसमें क्या है, धीरे धीरे मनुष्य का विकास हो गया, ठीक है। विकास होने के बाद धीरे धीरे मनुष्य ने मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को प्रकृति के नियमों को समझना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे उसने प्रकृति के नियमों को समझा वैसे वैसे उसने बहुत सारे इन्वेंशन किए, बहुत मतलब आविष्कार किए और के नियमों के को थोड़ा बहुत उसने चेंज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने की बजाय ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करने लगा कि और उसने प्रकृति को मॉडिफाई करना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा किस में आ जाता है, संभववाद में। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि आदिम मनुष्य था, वो वर्षा से बचने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं थे, तो वो एज इट इज उसको क्या कर लेता था, अपना लेता था। अगर अभी बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो हमने किसका इन्वेंशन किया है, अम्ब्रेलाज का, छाता यूज कर लेते हैं हम। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो हम ये थोड़ी कि गर्मी में अपने आप को ढाल लेते हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, हम एसीज यूज कर रहे हैं और सीलिंग फैंस है, कूलर वगैरह, इन सब का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बहुत ज्यादा ठंड में हम हीटर लगाते हैं। बट प्राचीन आदिम मनुष्य जो है उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि उनको प्रकृति की समझ नहीं थी। हमने धीरे धीरे प्रकृति को समझा और बहुत ज्यादा जो है जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स है, जो मनुष्य है, आधुनिक मनुष्य है, उसने क्या किया है, प्रकृति को समझकर बहुत सारे आविष्कार किए। तो हम इसे क्या कहेंगे, संभववाद विचारधारा कहेंगे। और इसके प्रवर्तक जो है वो कौन है, विडाल डी ला ब्लास जो है, ये इसके क्या है, प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर अगर हम बात करें हमारी तीसरी विचारधारा की, तो वो है नव निश्चयवाद, जिसके प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर। ये ग्रिफिथ टेलर एक अफ्रीकन थे, तो ये इसके क्या है, प्रवर्तक है। इन्होंने क्या बताया कि नव निश्चयवाद जो है वो संभववाद और प्रकृतिवाद के बीच में क्या है, मध्यम मार्ग है। मतलब वो तो ना तो पूर्ण रूप से नियतिवाद है और न ही पूर्ण रूप से क्या है, संभववाद है। और इसे हम रुको और जाओ निश्चयवाद भी कह सकते हैं। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मध्यम मार्ग जो विचारधारा है वो किससे रिलेटेड है, या रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है। तो इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है, ग्रिफिथ टेलर है। ओके, तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि हमें प्रकृति को बिना चेंज करे, मतलब प्रकृति के नियमों का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। उसके अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हम हमारे पर्यावरण को क्या पहुंचा रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हमने इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप कर ली और भी चीजें सेटअप कर ली है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है कि हम अपने संसाधनों का बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण जो है वो क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। तो इनका क्या मानना था, नवनिश्चयवादियों का वाद के जो विद्वान थे, जो भूगोलविद थे, उनका क्या मानना है कि हमें प्रकृति को बिना ठेस पहुंचाए, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सतत पोषणीय विकास होना चाहिए। प्रकृति को बिना ठेस पहुंचाए जो है हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये हमारा किस में आ जाता है, नव निश्चयवाद में आ जाता है। अभी धीरे धीरे हमने जो है तीन जो है इसमें विचारधाराएं कर ली है। भौगोलिक विचारधारा में हमारी दो तरह की और भी विचारधारा आ जाती है। एक तो है मानववादी विचारधारा, जिसमें हम मानवतावाद के बारे में पढ़ते हैं। एक आ जाती है हमारी व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हमारे जो मनुष्य का जो व्यवहार है वो कैसा है, मतलब उसको पूरा उसका जो मनोवैज्ञानिक दिशा कैसी है, तो उसके बारे में हम उसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं।
तो ये हमारा हो गया भौगोलिक विचारधारा। इन तीनों के बारे में और इनकी कुछ परिभाषाएं भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दी है, तो आप वो जरूर प्रिफर करना। साथ में मानव भूगोल के बारे में कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी है, तो परिभाषा भी कई बार पूछ ली जाती है, एक दो परिभाषाएं प्रिफर कर लेना। तो ये हमारा हो गया भौगोलिक विचारधारा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या आएगा, टेक्नोलॉजी का, कि टेक्नोलॉजी का हमने विकास कैसे किया है। अभी देखो, टेक्नोलॉजी के विकास के कारण हमने प्रकृति के नियमों को समझा है। अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है घर्षण, ठीक है। तो घर्षण मतलब जैसे आदिम मनुष्य ने सीखा कि दो पत्थरों को रगड़ने से, घर्षित करने से क्या उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊष्मा निकल कर आती है, ठीक है ना, घर्षण और ऊष्मा। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के विकास ने हमें क्या बताया कि किस तरह से हम किसी चीज को घर्षित करते हैं, रगड़ते हैं आपस में, तो उसमें से क्या निकलती है, चिंगारी। और जो चिंगारी निकलती है जिसके कारण ही आग का आविष्कार हुआ है, तो वो किसका प्रतीक है, ऊष्मा का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। तो टेक्नोलॉजी के कारण हमने ये भी सीखा है, ये भी हमने प्रकृति के नियमों को समझना क्या कर दिया, हमने हमारी प्रकृति को जैसे जैसे समझना स्टार्ट किया था, तो हमने वैसे ही टेक्नोलॉजी का क्या किया है, आविष्कार किया है। सेकंड, दूसरी अगर हम बात करते हैं तो देखो, डीएनए है हमारा, या हमारी आनुवांशिकी है, ठीक है। इन चीजों का अध्ययन करके हम जो है बीमारियों का आसानी से पता लगा सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं। तो ये भी किसके कारण हुआ है, टेक्नोलॉजी के कारण। ये भी टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। मतलब जो भी आविष्कार हो रहे हैं वो उसी को हम क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी कहेंगे। मतलब हमने आनुवांशिक को समझा, तभी तो हमें पता चला है कि कौन सी बीमारी किन कारणों से हो रही है और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। अगर हम तीसरी बात करें तो हमारी वायु की अगर हम बात करते हैं, वायु के नियमों को हमने समझा, तो इसीलिए हमने एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए। एयरक्राफ्ट में मतलब जितने भी वायुयान हैं, ठीक है, तो उनको बनाकर हमने जो है ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती है, टेक्नोलॉजी का विकास में आ जाती है, तकनीकी का विकास में आ जाती है। तो ये हो गया हमारा तकनीकी का विकास। मतलब हमने क्या पढ़ लिया, हमने भौगोलिक विचारधाराएं पढ़ ली। तीन तरह की भौगोलिक विचारधाराएं थी, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। इनके कौन कौन से प्रवर्तक थे। निश्चयवाद जो है वो किससे रिलेटेड थे, आदिम मनुष्य से, जिसमें जो मनुष्य है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता था, प्रकृति का जैसा नियम था उसको अपना लेता था, वो प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की पूजा करता था। बट जैसे जैसे मनुष्य ने प्रकृति को समझना स्टार्ट कर दिया, तो मनुष्य ने प्रकृति को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया और अपने आप को मतलब प्रकृति के नियमों के अनुसार ढालना बंद कर दिया और नई नई टेक्नोलॉजीज का आविष्कार करके उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। नवनिश्चयवाद जो थे उनका मानना था कि ये एक मध्यम मार्ग है, किसके बीच में, निश्चयवाद और संभववाद के बीच में। मतलब हमें प्रकृति के नियमों का पालन करके अपना क्या करना है, विकास करना है। अभी इसके बाद हमारी आ जाती है प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति के मानवीकरण में ही हमारी ये टेक्नोलॉजी वाली चीजें आ जाती है। मतलब हमने प्रकृति का क्या कर दिया है, मानवीकरण कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है हमारी प्रकृति को। प्रकृति का हम यूज कर रहे हैं, मतलब प्रकृति से हम संसाधन निकाल रहे हैं और अपना क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हम अपनी प्रकृति को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने हिसाब से, ना कि हम प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं। हम प्रकृति को अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इसके बाद इन चीजों को हम क्या कहेंगे, प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण करना। ठीक है,
हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज है और सभी चीजें हैं, तो ये सारा क्या है, मानव का जो भी विकास है वो किस में आ जाता है, प्रकृति के मानवीकरण में आ जाता है। अभी इसमें हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा मानव भूगोल की शाखाएं। जो मानव भूगोल है उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, मानव भूगोल की शाखाएं। ठीक है, मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी आ जाती है ऐतिहासिक। क्लियर, ऐतिहासिक जिसमें हमारा क्या आ जाता है, भूगोल आ जाता है। ऐतिहासिक जो भूगोल है इसमें हम भूगोल में मानव के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक जो भूगोल है उसमें हम मानव के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारा जो भौगोलिक स्वरूप है वो मानव के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसमें फिर हमारी आ जाती है राजनीतिक। राजनीतिक मतलब किससे, राजनीति से। एक मानव जो है वो समाज में रह रहा है तो उसका एक पॉलिटिकल ढांचा, राजनीतिक ढांचा कैसा रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी आ जाती है सैन्य। ठीक है, सैन्य आ जाती है जिसमें सैनिक भूगोल हमारा सम्मिलित है। फिर इसमें हमारा आ जाता है आर्थिक भूगोल, मतलब हम मनुष्य की क्या करते हैं, ये मानव भूगोल की शाखा है, मतलब मानव से रिलेटेड है। इतिहास किसका है, मानव का है। राजनीतिक परिवेश किसका है, मानव का है। सैन्य भूगोल है वो भी किससे रिलेटेड है, मानव भूगोल से रिलेटेड है। मानव का आर्थिक स्वरूप कैसा है, आर्थिक स्वरूप में मतलब उसके आ जाता है उसका स्टेटस, उसका लेवल कैसा है, अमीर है, गरीब है, या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजें हम इसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। फिर इसमें हमारा आ जाता है मतलब मनुष्य के व्यवहार के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं, व्यवहारवादी भूगोल में। ठीक है, अभी इसके जो है कुछ पोषित किए जाने वाले नियम है। ठीक है, प्रकृति जो है हमारी उसको किस तरह से हम ये जो सारी चीजें हैं हमारी किस में आ जाती है, मानव भूगोल की शाखाएं में आ जाती है। इसमें एक हमारी जनसंख्या आ जाती है। जनसंख्या में हम ये पढ़ते हैं कि मानव का जो जनसंख्या वितरण है वो कैसा है, किसके कारण है, जनसंख्या बढ़ रही है तो वो किसके कारण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम इसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और इसमें हमारे जो है सामाजिक भूगोल भी आ जाता है। सामाजिक मतलब मनुष्य क्या है, एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम पढ़ते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वो अपना विकास किस में रहकर करता है, समाज में रहकर करता है। ठीक है, आपस में मिलकर वो क्या करता है, समाज में रहता है और अपना विकास करता है। तो ये हमारी क्या हो गई, मानव भूगोल की शाखाएं हो गई। अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है कि ऐसे पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य कि कौन कौन से मानवीय मूल्य को हमें पोषित करना चाहिए। सबसे पहले हमारा आ जाता है प्रकृति के प्रति प्रेम, कि अगर हम हमारे समाज में रह रहे हैं तो हमारा अपनी प्रकृति के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। मतलब हमें अपनी प्रकृति को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, यूटिलाइज करना है, उसका उपभोग करना है, उसका यूज करना है। कि ये नहीं कि हम उसको इनडिस्क्रिमिनेटली अंधाधुंध लगे हुए हैं उसका अधिक से अधिक क्या करने, उपभोग करने, और हमारी प्रकृति को हम क्या पहुंचा रहे, बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा रहे। हमें अपनी प्रकृति से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। दूसरा हमारा जो मानवीय मूल्य है वो क्या आ जाता है, परस्पर सहयोग। ये भी हमारे मानव भूगोल का ही हिस्सा है कि हमें आपस में एक दूसरे का क्या करना चाहिए। फिर हमारा आ जाता है अनुशासन। हम जिस समाज में रह रहे, जिस प्रकृति में रह रहे, तो हमें क्या होना चाहिए, होना चाहिए।
प्रकृति के प्रति हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? जागरूकता होनी चाहिए। मतलब हमें क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। हमारे अंदर जागरूकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हमारी प्रकृति जो है उसको हमने बहुत ज्यादा क्या पहुंचाई है? ठेस पहुंचाई है, जिसके कारण हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बहुत बिगड़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता जा रहा है। हमारे अंदर एक संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, हमारे अंदर सामंजस्य होना चाहिए, हमारे अंदर उदारता का मूल्य भी होना चाहिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक और ये लेसन यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।